हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी मीडियम के लिए नीट जेई के क्लास 11th फिजिक्स के कुछ बेहतरीन सवालों की, जो कि रहेंगे काइनेमेटिक्स यानी कि गतिकी के सब्जेक्ट से। इसमें हम काफ़ी बेहतरीन सवालों को हल करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार सवाल बनते हैं। इसमें देखिए कि सरल रेखा में गति तथा समतल में गति दोनों एक साथ आ जाते हैं। इसलिए आगे हम जो भी सवाल करेंगे वो या तो सरल रेखा में गति के होंगे, या समतल में गति होंगे, या उनके मिक्सअप वहाँ पे हमें मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि एक वस्तु v बराबर टी क्यूब प्लस 2t के वेग से गति कर रही है तो 1 व 2 सेकंड के मध्य औसत वेग ज्ञात करो। यानी कि हमें औसत वेग ज्ञात करना है। हम जानते हैं औसत वेग का सूत्र क्या होता है। औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जो हमें वेग दे रखा है वो कैसा है, स्थिर नहीं है, यानी कि वेरिएबल वेग है। तो हम इससे जब विस्थापन ज्ञात करेंगे तो हम एक बात जानते हैं कि वेग का जब हम समाकलन कर देते हैं समय के सापेक्ष t1 से लेकर t2 तक, तब वो हमें क्या करता है, कुल विस्थापन देता है। और अपॉन कुल समय, यानी कि समय का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे t1 से लेकर t2 तक। तो ये एक v एवरेज का हमारे पास क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे v का मान रखूँ और लिमिट रख देता हूँ तो देखिए कि v का मान हमें दे रखा है t की घात 3 प्लस 2t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 सेकंड तक है। अपॉन में dt हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक। फिर अगर मैं इसका समाकलन करूँ तो टी क्यूब का समाकलन हो जाएगा टी की घात 4 बटे 4, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक, प्लस में हो जाएगा 2t² बटे 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगी सिर्फ t², और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक। अपॉन में dt का मान कितना हो जाएगा t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक। अब अगर मैं 2 रखूँ तो 2 की घात कितना हो गया, 4 बटे 4, माइनस कितना हो जाएगा, 1 की घात 4 यानी 1 बटा 4। ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 की घात 4 मतलब 16 बटे 4, माइनस कितना हो जाएगा 1 बटे 4, प्लस में कितना बचेगा, प्लस में रहेगा 4 माइनस 1, अपॉन कितना हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 15 बटे 4, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 और अपॉन में 1 है, यानी कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 4, 15 प्लस 12 बराबर हो जाएगा 5 और 2 7, और ये 27 बटे 4 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि इतना औसत जो वेग है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक कण चाल v से कुल दूरी का पहला आधा भाग तय करता है। शेष यात्रा के लिए यह पहले आधे समय में v2 की चाल और शेष आधे समय से v3 चाल से गति करता है। पूरी यात्रा के दौरान कण की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसा सवाल हमसे कहता है वैसे वैसे हम बनाते रहते हैं डेटा। तो पहला ये कह रहा है कि v1 चाल से कुल दूरी का आधा भाग, तो हमने माना कि ये एक टोटल दूरी चलेगा कितनी, s दूरी तक चलेगा। ठीक है, ये कुल दूरी है s। अब कुल दूरी का आधा भाग यानी कि एकदम आधा हो जाएगा s/2, ये चलेगा ये v1 चाल से। ठीक है, और बाकी का आधा जो यात्रा है, शेष यात्रा के लिए यह पहले आधे समय में। अब हमें यात्रा का जो सेकंड भाग है वो आधे रास्ते में भी हमने डिवाइड कर दिया है समय में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो समय लगेगा और यहाँ से यहाँ तक जो समय लगेगा उसका आधा आधा भाग हमने बोल दिया। जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक हमें समय लगा t1, यहाँ से यहाँ तक हमें समय लगा t2, तो इस t2 का आधा भाग वो तय करता है t2/2 से, यानी t2/2 समय में वो आधा भाग तय करता है v2 चाल से, और
अगला आधा समय यानी T/T2/2 कितना हो जाएगा, V3 चाल से। इतना भाग वो तय करता है। अब हमें ज्ञात करना है इसकी औसत चाल। औसत चाल के लिए देखिए, हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है कुल तय दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो कुल तय दूरी हमें पता है कितनी है, S है। अब हमें टोटल समय ज्ञात करना पड़ेगा। टोटल समय के लिए हम ज्ञात करेंगे, देखिए कि जैसे मान लो कि यहाँ पे हमें दे रखा है T2/2 और S2, और T1 का मान हम ज्ञात कर लेंगे कि पहले समय का तो वेग हो जाएगा T1। क्या होता है कि समय बराबर, हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी चलिए उसने कितनी, S/2, दूरी बटे चाल कितनी है, V1। ठीक है, T1 का मान आ गया। अब T2 के मान के लिए हम जानते, देखिए कि ये जो दूरी तय करेगा T/2 समय में V2, यानी कि दूरी बराबर हो जाएगा वेग इंटू समय प्लस V3 इंटू T2/2, यानी कि इतने वेग से इतने समय में तय दूरी, इतने वेग से इतने समय में तय दूरी, टोटल दूरी किसके बराबर होगी, S/2 के। ठीक है, यहाँ से देखिए T/2 और T/2 कॉमन आ जाएगा, यानी कि T/2 को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा V2 प्लस V3 बराबर क्या हो जाएगा, S/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और T2 का मान आ गया कितना, S/V2 प्लस V3। अब हम क्या करते हैं, दोनों मान रख देते हैं समीकरण में। ये हो जाए, यहाँ हो जाएगा कुल समय T, जो कि T1 प्लस T2 के बराबर होगा। तो औसत चाल के लिए हम मान ज्ञात करते हैं। तो S/T1 कितना है, S/2 V1 प्लस कितना हो जाएगा, S/V2 प्लस V3। ठीक है, यहाँ से देखिए एलसीएम अगर मैं लूँ, और उससे पहले अगर मैं S कॉमन ले लूँ, तो S/1/2 V1 प्लस 1/V2 प्लस V3 हो जाएगा, और S बाहर कॉमन आ जाएगा। इस S से ये S कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस S से ये कैंसिल आउट हो गया। और इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एलसीएम में लेता हूँ, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2V1 इंटू V2 प्लस V3। ठीक है, इसका इसमें डिवाइड किया तो कितना बचा, V2 प्लस V3, और इसका इसमें डिवाइड किया तो बचा क्या, प्लस 2V1, और ऊपर कितना बच गया, 1। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये भाग ऊपर चला जाएगा, तो 2V1 इंटू V2 प्लस V3 अपॉन में क्या बच जाएगा, 2V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी कि ये हमारा यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इससे आगे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑप्शन यहाँ तक मैच कर जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि एक कण प्रथम आधी दूरी V1 चाल से और द्वितीय आधी दूरी V2 चाल से तय करता है, तो इस यात्रा में कण की औसत चाल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं औसत चाल का सूत्र क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल तय दूरी बट्टा क्या होता है, कुल समय। हमने माना कि टोटल S दूरी है, वो तय करता है भाग A से लेकर B तक। अब इसमें आधी दूरी यानी S/2 वो तय करता है V1 चाल से, और आगे की S/2 दूरी तय करता है V2 चाल से। ठीक है, टोटल दूरी कितनी होगी, S होगी। तो कुल दूरी बटा कुल समय S अपॉन, हमने माना कि यहाँ से यहाँ तक में चलने में T1 समय, और यहाँ से यहाँ तक चलने में T2 समय। टोटल समय कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2। अब हम जानते हैं कि इसमें अगर समय का मान ज्ञात करें, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। इसी में हम मान रखते हैं, तो दूरी पहले आधी दूरी तय करता है वो V1 चाल से, अपॉन क्या हो जाएगा, V1, और अगली दूरी यानी कि T2 बराबर कितना हो जाएगा, अगली आधी दूरी तय करता है वो V2 चाल से। यानी T1 का मान हमें मिल गया और T2 का हमें मान मिल गया, दोनों मान रख देते हैं। तो यहाँ से औसत V एवरेज कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा S अपॉन T1 का मान कितना है, S/2V1 प्लस S/2 और V2। S को कॉमन ले लूँगा मैं, S को कॉमन लूँगा तो वहाँ से S क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या, 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2V1 V2, और 2V1 का भाग देंगे तो बचेगा कितना, V2, प्लस कितना हो जाएगा, 2V2 का भाग देंगे तो बचेगा क्या, V1, और अपॉन ऊपर कितना है, 1 है। जब इसको सही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, V एवरेज बराबर हो जाएगा 2V1 V2 अपॉन और V1 प्लस V2।
यानी कि यहाँ तक हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ से आगे फिर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आंसर है, सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कण प्रथम आधे समय अंतराल में v1 चाल से और द्वितीय आधे समय अंतराल में v2 चाल से गति करता है तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। ठीक है, तो हमने माना कि कुल जो यात्रा है वो कितनी है, s यात्रा है, s डिस्टेंस वो चला है। तो औसत चाल हम जानते हैं कि कुल तय दूरी, कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा, कुल समय। v एवरेज का हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे। कुल दूरी हमें कितनी दे रखी है, s दे रखी है। कुल समय वो कह रहा है कि v1 चाल से वो आधे समय के लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर वो चलता है तो t बाई, यानी टोटल समय अगर हम बात करें, टोटल समय t लगता है। तो t समय में t/2 वो चलता है किससे, v1 से, और t/2 चलता है किससे, और v2 से। तो अगर हम यहाँ पे मान रखें तो टोटल समय कितना आएगा, t समय आएगा। तो टोटल समय t आ गया और s के आगे कुल दूरी आ गई। अब कुल दूरी का मान रखते हैं यहाँ पे, कुल दूरी का मान रखें तो हमें पता है यहाँ से v1 चाल से इतने समय में चल रहा है, तो कुल दूरी यहाँ के लिए s1, यानी कि अगर मैं कह दूँ ये s1 है, ये s2 है, टोटल दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, s के बराबर हो जाएगा। यानी s इज इक्वल्स टू s1 प्लस s2। s1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। तो चाल इंटू समय यानी कि S1 का मान हो जाएगा V1 इंटू t/2 प्लस इसका कितना हो जाएगा V2 इंटू t/2। चलो दोनों का मान रखते हैं तो V एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, S का मान हम रखेंगे तो S1 प्लस S2 अपॉन टोटल t इज इक्वल टू S1 का मान है V1 t/2 प्लस कितना हो जाएगा V2 t/2 अपॉन टोटल t। यहाँ से t कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा V1/2 प्लस V2/2। टी बाहर कॉमन आएगा और अपॉन में कितना है टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या बचेगा, V1 प्लस V2/2। तो ऑप्शन में देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि 2 ये हो जाएगा V1 प्लस V2, यानी कि इतनी औसत चाल से वह कण चलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक कार पहले मिनट में 2.24 किलोमीटर प्रति आवर वेग से, दूसरे मिनट में 3.60 किलोमीटर प्रति आवर तथा तीसरे मिनट में 5.18 किलोमीटर प्रति आवर वेग से गति करती है। इन तीनों मिनट में औसत वेग की गणना कीजिए। औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो v एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, और टोटल विस्थापन बटा कुल समय। पहले मिनट में, तो हम मिनट के हिसाब से चलें तो एक मिनट में इसके द्वारा तय कितनी दूरी हो जाएगी। अगर हम देखें तो 2.24 यानी 2.24 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, इनटू एक मिनट यानी कि 1/60 घंटा है ना, 1/60 आवर हो गया। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा यहाँ से तो ये आगे पहले फर्स्ट मिनट में तय दूरी और इस सीधी स्ट्रेट लाइन में हम जानते हैं कि जितनी दूरी तय करता है उतना वही क्या हो जाएगा, उसका विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे सेकंड समय में, यानी दूसरे एक सेकंड में वो भी कितना है, टोटल टाइम एक ही सेकंड यानी 3.60 किलोमीटर प्रति आवर इंटू कितना हो जाएगा 1/60। ठीक है, और थर्ड मिनट में कितना हो जाएगा 5.18 इंटू कितना हो जाएगा 1/60 आवर। यह हो गया टोटल विस्थापन अपॉन टोटल समय, यानी 3 मिनट का है तो 3 गुना क्या हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे मान रखें तो 2.24 इंटू 1/60 प्लस कितना हो जाएगा 3.60 इंटू 1/60 प्लस कितना हो जाएगा 5.18 इंटू 1/60। यहाँ से 1/60 में कॉमन ले लूँ तो देखिए कि अंदर क्या बचेगा 2.24 प्लस 3.60 प्लस 5.18 अपॉन कितना बचेगा 3, और ये 1/60 से 1/60 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये देखिए ऐड करके कितना हो जाएगा 2, 8 और 4 कितना होगा 12, 12 की 2 रख दी मैंने, 1 हुआ तो 7 और 1 8, 8 2 10, 10 1 11, 1 तो हाथ हो गए यहाँ पे 1, तो 5 और 3 8, 8 और 3 11। ठीक है, फिर 2 दशमलव बाद पॉइंट है तो 11.12
अपॉन 3, यानी कि इसका मान हो जाएगा लगभग 3.67 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक भी है इसकी। देखो समय में अगर हमें बोल दिया जाए तो हम जानते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस और V3 अपॉन क्या हो जाएगा टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3 है तो 3 पद हो जाएंगे यहाँ पे। अगर हमें समय में दे रखा है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। बाकी मैंने और सिंप्लीफाई करके रख दिया। और अगर हम मिनट में भी रखते हैं तब भी 1-1 मिनट ऊपर रहता और नीचे 3 मिनट होते तो ये सारे मिनट से मिनट क्या हो जाते कैंसिल आउट हो जाते, फिर 3 का भाग लग जाता। कैसे भी करते 2-3 तरीके होते हैं इसको सोल्व करने के लिए, जैसे भी सोल्व करते आंसर घूम फिर के यही आता। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पक्षी 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से 15 सेकंड तक उत्तर दिशा में उड़ता है। वह 5 सेकंड के लिए रुकता है, तत्पश्चात 10 सेकंड तक 24 मीटर प्रति सेकंड वेग से दक्षिण दिशा में उड़ता है। पूरी उड़ान के दौरान औसत चाल व औसत वेग का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड 20 मीटर प्रति सेकंड से कहाँ तक 15 सेकंड तक चलता है। तो उत्तर में दूरी तय कितनी कर लेगा वो 15 × 20 यानी कि 300 मीटर तक ये ऊपर जाएगा। यानी कि मान लो ये यहाँ तक जाएगा 15 सेकंड में, और ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी कितनी 300 मीटर। 300 मीटर यहाँ आ गया आप कण। ठीक है, यहाँ कण पहुँचने के बाद 5 सेकंड रुकता है यानी कहीं नहीं चलता है। फिर क्या करता है कि तत्पश्चात 10 सेकंड तक 24 मीटर प्रति सेकंड वेग से दक्षिण में उड़ता है। यानी कि वापस क्या कर रहा है नीचे आ रहा है कितने वेग से 24 मीटर प्रति सेकंड वेग से, और कितने समय के लिए 10 सेकंड के लिए। यानी यहाँ से यहाँ तक विस्थापन इसका कुछ यहाँ तक पहुँचेगा, और ये दूरी कितनी हो जाएगी इसकी 240 मीटर। अब वो पूछा है कि औसत चाल व औसत वेग कितना होगा। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट औसत चाल। औसत चाल हम जानते हैं कि औसत चाल क्या होती है कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल समय तो कुल दूरी देखिए वो यहाँ से यहाँ तक चल रहा है 300 मीटर चलेगा, फिर वापस चलेगा 240 मीटर। यानी कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी 300 + 240 अपॉन कुल समय। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने समय तक चला 15 सेकंड। 15 सेकंड के बाद 5 सेकंड रुका 20 सेकंड। 20 सेकंड बाद वापस नीचे आया कितना 10 सेकंड, यानी कि 30 सेकंड तक वो चलेगा। टोटल टाइम हो गया। इसको मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 540 अपॉन कितना हो जाएगा 30 सेकंड। 0 से 0 कट गया, इसका मान कितना आ जाएगा 18 मीटर प्रति सेकंड। यानी ये आ गई इसकी औसत चाल। अब देखते हैं औसत वेग। औसत वेग, औसत वेग के लिए हम देखें तो कितना आ जाएगा मान कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल समय कुल विस्थापन देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। फाइनल पोजीशन इसकी यहाँ होगी, यानी कि ये यहाँ तक पहुँचा है। शुरुआत उसने यहाँ से की थी। टोटल 300 है, 300 में से 240 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 60। यानी कि 300 माइनस कितना हो जाएगा 240 अपॉन समय टोटल कितना है 15 + 5 प्लस कितना हो जाएगा 10, यानी समय अभी भी कितना है 30 सेकंड है। यानी कि यहाँ से बच जाएगा 60 अपॉन 30 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड। इसका क्या हो जाएगा औसत वेग हो जाएगा, जो कि क्या है फोर्थ ऑप्शन। यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरल रेखा में गतिशील कण का विस्थापन निम्न द्वारा दिया गया है। यहाँ s सेंटीमीटर में है तथा t सेकंड में है, तो ज्ञात कीजिए कण की प्रारंभिक चाल। और कह रहा है कि t = 4 सेकंड पर चाल। ठीक है, तो हमसे बोला गया है विस्थापन दे रखा है हमें, s का मान हमें दे रखा है। हम जानते हैं कि कण की चाल के लिए तात्क्षणिक चाल क्या होती है। तात्क्षणिक चाल के लिए हम जो हमें विस्थापन दे रखा है उसका हम क्या कर देते हैं अवकलन कर देते हैं ds/dt। तो इसका अगर मैं अवकलन करूं तो कितना हो जाएगा अवकलन 8t प्लस कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी तात्क्षणिक चाल। वो कह रहा है कि प्रारंभ में कितनी होगी। प्रारंभ यानी कि जब स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट के मतलब हो गया t = 0 पर, तो t = 0 पर चाल हो गई इसकी 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये किस में है टोटल सेंटीमीटर में है, तो ये मान हमें कितना मिलेगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। अब नेक्स्ट आगे देखें, इसका मान आ गया 5, प्रारंभिक चाल हमें मिल गई। वो कह रहा है कि t = 4 सेकंड पर चाल कितनी होगी, तो 8 हमें मान दे रखा है। चाल हमें कितनी मिल रही है किसी भी क्षण ds/dt का मान है 8t + 5। t का मान अगर हम यहाँ पे रख दें 4, तो 8 × 4 प्लस कितना हो जाएगा 5, यानी इसका मान हो जाएगा 32 + 5, और ये हो जाएगा 37 सेंटीमीटर प्रति सेकंड।
यानी कि पहले का आंसर कितना आ जाएगा 5 और दूसरे कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, एक साइकिल चालक समय टी में ए से डी तक एक वर्ताकार पथ पर गति करता है। साइकिल चालक की औसत चाल और औसत वेग क्या है? ठीक है, पहले औसत चाल पूछा है, औसत चाल में कुल दूरी चाहिए और कुल समय चाहिए। ठीक है, तो साइकिल चालक ए से डी, यानी ए से डी तक आता है, वो ए से डी तक एक वर्ताकार पथ पर गति करता है। साइकिल चालक ए से डी तक यहाँ आता है और कितना समय लेता है? टी समय लेता है। तो टोटल चाल, औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत चाल क्या हो जाएगी? कुल तय दूरी, कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा? कुल समय, और ये हो जाएगा वी एवरेज यानी औसत चाल, और औसत वेग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटा कितना हो जाएगा? समय। ठीक है, अब देखिए ज़रा कि यहाँ से अगर मैं देखूँ कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक वो चल रहा है कितना? पाई बाई 4r, यहाँ से यहाँ तक चलेगा, टोटल कितना हो जाएगा? पाई आर प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ पे पाई/2r और जुड़ जाएगा उसमें। ठीक है, तो यानी कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा चतुर्थांश, चतुर्थांश की कितना होता है? पाई r/2, यानी कि पाई r/2 प्लस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कितना? पाई r/2 प्लस ये कितना हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक पाई r/2, यानी कि टोटल दूरी हो जाएगी 3πr/2। और समय इसको कितना लगेगा? टी समय लगेगा, यानी कि भाग किसका लग जाएगा? टी का, यानी 3πr/2t इसका क्या हो जाएगा? औसत चाल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने मान रख दिया। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि कुल विस्थापन। देखिए, विस्थापन के लिए हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डायरेक्ट विस्थापन होगा वही हमें मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम कुल विस्थापन देखें तो देखिए ज़रा, त्रिज्या का मान हमें नहीं दे रखा, हमने मान लिया कि त्रिज्या कितनी है? r है। ये त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? r, और ये कितना है? 90 डिग्री है, तो इसका मान कितना हो जाएगा कुल विस्थापन के लिए? r² प्लस r² का रूट, यानी ये हो जाएगा 2r² का रूट, यानी कि √2 इंटू r हो जाएगा। और अपॉन समय कितना टोटल? t समय है, यानी कि r√2 अपॉन कितना हो जाएगा? t हो जाएगा औसत वेग। यानी कि पहला जो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी नहीं, तीसरा नहीं है, चौथा यानी फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि पिंड एक ही दिशा में वेग v1 के साथ s1 और v2 के साथ s2 की दूरी तय करता है। पिंड के औसत वेग की गणना कीजिए। औसत वेग क्या होता है? औसत वेग का मतलब होता है कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल समय। कुल विस्थापन देखिए कि S1 चल रहा है पहले, फिर चल रहा है S2 पे, तो S1 प्लस S2 हो गया। हमने माना कि टोटल समय कितना है? T1 प्लस T2 हो जाएगा। T1 जब हम ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, तो S1/V1, और T2 का मान कितना हो जाएगा? S2/V2। दोनों के मान रख देते हैं, तो S1 प्लस S2 अपॉन कितना हो जाएगा? S1/V1 प्लस कितना हो जाएगा? S2/V2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो S1 प्लस S2 अपॉन एलसीएम लेंगे V1 V2, ये हो जाएगा S1 इंटू V2 प्लस कितना हो जाएगा? S2 इंटू V1। ठीक है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2 इंटू कितना हो जाएगा? V1 V2 अपॉन में क्या बचेगा? S1 V2 प्लस S2 V1। इतना हमें V एवरेज का मान मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो S1 V2 S2, पहला ऑप्शन ही क्या हो गया? हमें सही मिल गया है ना? पहला ऑप्शन S1 V2 S1 V2 प्लस S2 V1 प्लस S2 V1। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या करें? S1 S2 V2 V2 S2 V2 प्लस S1 V1। तो ये मान क्या नहीं होगा सही, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल है। ठीक है, तो हमने माना कि कार यहाँ से स्टार्ट होती है ए से और जाती है बी तक। ठीक है, बी तक ये टोटल डिस्टेंस हमने मान ली टोटल एस है, और जाते टाइम इसका वेग v1 होता है 20 किलोमीटर प्रति आवर, और वापस आती है
तब भी टोटल डिस्टेंस वो कितनी कवर करेगी एस, और इस टाइम इसकी चाल होती है 30 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो हमें पूछा है औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल हो जाएगी कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय, कुल दूरी देखिए टोटल एस, और आते टाइम भी एस है, अपॉन समय हमने मान लिया कि T1 जाते समय में प्लस T2 आते समय में, तो 2s। अब देखिए समय, यहाँ से अगर मैं S1 T1 का मान ज्ञात करूँ तो ये कितना हो जाएगा S अपॉन V1, और यहाँ से अगर मैं ज्ञात करूँ तो ये हो जाएगा T2 का मान हो जाएगा S अपॉन V2। ठीक है, चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। तो T1 का मान हो गया S अपॉन V1 प्लस कितना हो जाएगा S अपॉन V2। ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो S से S बाहर निकाल के मैं कॉमन लेके रखूँगा, तो यहाँ से S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा यहाँ से देखिए V1 और V2, और V2 प्लस V1 अब पर कितना बच गया 2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो V एवरेज बराबर कितना हो जाएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं, तो 2 इंटू 30 इंटू 20 अपॉन कितना हो जाएगा 30 प्लस 20, यानी कि ये हो गया 1200 अपॉन कितना हो जाएगा 50, और 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और इसका मान आ जाएगा, ये भाग जाएगा लगभग 2 बार, और पीछे बच गया 20 यानी 4 यानी कि 24। तो V एवरेज हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति आवर क्या हो जाएगी इसकी सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गति करता है कि यात्रा की आधी दूरी 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तथा शेष दूरी को 2 बराबर समय अंतरालों में क्रमशः 4.5 मीटर प्रति सेकंड तथा 7.5 मीटर प्रति सेकंड से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा में कण की औसत चाल क्या होगी। चलिए तो फिर लिखते हैं। हमने माना कि बिंदु ए से लेकर बी तक चलता है, टोटल दूरी यहाँ पे S है, वो S1 यानी आधी दूरी तो किससे चाल से तय करता है 3 मीटर प्रति सेकंड से, तो V1 का मान है 3 मीटर प्रति सेकंड, और बाकी की आधी जो दूरी बचती है S/2 उसमें हमने माना कि यहाँ पे T1 समय तय करता है वो, और टोटल समय T2 हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ हमने पिछले सवाल में की थी, T2/2 समय में वो चलता है V2 चाल से, जो कि है 4.5, और यहाँ पे T/2 समय जो है उसमें ये चलता है V3 चाल, जो कि है कितनी 7.5 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो कुल दूरी कितनी है, V एवरेज हो जाएगा यहाँ पे, कुल औसत चाल हो जाएगी, कुल दूरी S अपॉन कुल समय कितना है T1 प्लस T2। तो T1 का मान कितना हो जाएगा, T1 का मान यहाँ पे हो जाएगा टोटल S है अपॉन देखिए तय दूरी बटा समय कितना है 3 है, प्लस अब देखिए यहाँ से अगर मैं T2 का मान ज्ञात करूँ तो देखिए ये दूरी प्लस ये दूरी बराबर किसके होगी टोटल दूरी के, यानी कि T2/2 इंटू कितना हो जाएगा 4.5 प्लस में, और T2/2 इंटू कितना हो जाएगा 7.5, टोटल दूरी किसके बराबर होगी हम जानते हैं उस आधी दूरी के बराबर होगी। तो इस 2 से ये सभी 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और T2 कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच गया 4.5 प्लस कितना हो जाएगा 7.5। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 12, यानी T2 बराबर हो गया S अपॉन 12, यानी कि यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ S अपॉन 12। S को कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन बच जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, यानी कि यहाँ से 2 प्लस 1, और ऊपर कितना बच गया 1, यानी कि 12/3, यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा इसका आंसर हमें मिल जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर है 4 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल कह रहा है कि घड़ी के 1 मिनट की सुई की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, मिनट के सुई का औसत वेग 6 AM से 6:30 AM के मध्य तथा 6 AM से 6:30 PM के मध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये घड़ी है और इसमें मिनट की सुई का हमें मान दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक टोटल टाइम कितना हुआ, देखिए ये AM है यानी कि सुबह का समय है, तो आधा घंटा हो गया टोटल टाइम, तो टाइम हो गया 30 मिनट। 30 मिनट में अगर मैं देखा जाऊँ तो सेकंड हो गए कितने 30 × 60 यानी 1800 सेकंड।
ठीक है। अब हमें दे रखा है कि 4.5 मीटर में ये यहाँ से अगर मैं देखूँ कि 6 बज रहे हैं तो क्लॉक 12 से कहाँ पे आएगी, 6:30 पे, यानी कि यहाँ तक पहुँचेगी। तब इसके द्वारा जो टोटल तय दूरी हो जाएगी, यानी कि हमसे क्या पूछा है, औसत वेग पूछा है। औसत जब वेग पूछा है तो हमें चाहिए कुल विस्थापन। तो फर्स्ट वाले में हो जाएगा वी एवरेज में कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन, यानी कि 6:30 में 12 बजे 6 बजेंगे और जब मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी तब क्या हो जाएंगे, 6:30 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का कुल विस्थापन कितना होगा, तो 2r के बराबर विस्थापन होगा, 2r। और टोटल समय कितना है, 4.5 इंटू, तो यानी कि यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस जो है, दूरी है, वही क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन होगा। कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो चलिए मान रख देते हैं। तो वी एवरेज बराबर कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर बटा कुल समय कितना है, 1800 सेकेंड। और 9 से 1 कटेगा 2 बार, तो 1/2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो 1 में 2 का भाग दूँ, 0.5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर प्रति सेकंड। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँ तो पॉइंट हटाऊँ, ये नीचे जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आ गया 6 से लेकर 6:30 बजे तक का औसत वेग। अब सेकंड केस कह रहा है कि वो सुबह के 6:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। तब देखिए कि वापस घड़ी क्या होगी, पूरे दिन भर घूम के वापस ही आएगी। विस्थापन अभी भी कितना है, कुल विस्थापन, तो विस्थापन अभी भी 9 सेंटीमीटर ही है, लेकिन समय टोटल कितना हो गया कि अगर 6 बजे से वापस 6 बजेंगे तो टोटल कितना हो गया, 12 घंटे। 12 घंटे प्लस कितना हो जाएगा, आधा घंटा, यानी कि टोटल समय कितना हो जाएगा, 12 + ½ इंटू कितना हो जाएगा, 60। ये तो हो गया टोटल मिनट, और इसमें कितने का भाग दे देंगे हम, और गुणा कर देंगे 60 से, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 25/2 इंटू 60 इंटू 60। इसको मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मान हमें मिलेगा 2 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इतना मान हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप करके देख लेना भले, यहाँ से हमें मान कितना मिलेगा, 2 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यानी कि ऑप्शन वाइज देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वृत्तीय पथ पर 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से घूमता है। चाल में परिवर्तन तथा वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए जब कण आधा चक्कर पूरा करता है। जब कण आधा चक्कर पूरा करता है तब, माना हमने कण यहाँ से स्टार्ट किया, ए से लेकर चला कहाँ तक, बी तक, आधा चक्कर पूरा हो गया। ठीक है, और 2 किलोग्राम का है, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से नियत। यहाँ से देखा जाए तो इस समय यहाँ पे इसका वेग था v1, और यहाँ पे देखा जाए तो अब इसका वेग कितना था, और v2 हो जाएगा। वेग बदल जाएगा क्योंकि दिशा बदल गई है। क्या चाल बदलेगी, चाल नियत है, तो v1 का मान, यानी कि चाल का मान अभी भी यहाँ पे कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड, और चाल v2 जो है वो भी अभी भी कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड, बस दिशा बदल गई है। इस दिशा को मैं अगर कहूँ तो इसका मान कितना हो जाएगा, 10 i कैप, और इसका मान कितना हो जाएगा, और v2 का मान हो जाएगा -10 i कैप। ठीक है, अब उसने पूछा है कि आधे चक्र में चाल में परिवर्तन, चाल पहले 10 थी अभी भी 10 है, यानी कि डेल्टा v बराबर कितना हो जाएगा, v2 - v1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 10 बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। ये तो क्या, चाल में परिवर्तन। दूसरा वेग में परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन कितना हो जाएगा, और v2 - v1 बराबर, v2 का मान कितना है, -10 i कैप, और ये कितना हो जाएगा, माइनस में वापस कितना होगा, 10 i कैप, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, -20 i कैप, यानी कि परिमाण इसका कितना है 20, और दिशा कितनी हो जाएगी, -i कैप, यानी इस तरफ हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। औसत चाल में परिवर्तन 0 होगा, लेकिन वेग में परिवर्तन कितने का हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक कण द्वारा t समय में तय की गई दूरी s हमें दे रखी है, मीटर द्वारा व्यक्त की जाती है। ज्ञात कीजिए एक समय 0 से लेकर 5 सेकंड के दौरान कण की औसत चाल तथा t बराबर 5 सेकंड पर तात्क्षणिक चाल पूछा है हमसे। औसत चाल के लिए हम जानते हैं औसत चाल क्या होती है, औसत चाल में चाहिए कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है,
और अब देखिए कुल दूरी, हमें दूरी का मान दे रखा है कितना है 2.5 टी स्क्वायर है, बदल रही है समय के साथ, और समय हमें टोटल कितना दे रखा है 0 से 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड समय हो गया। अब देखिए 0 पर, t बराबर 0 पर उसका जो पोजीशन है s1 वो हो जाएगी कितनी 0, और t बराबर 5 सेकंड पर दूरी यानी s2 बराबर कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 5 स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू 2.5, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 62.5 मीटर, इतना मान हमें मिल जाएगा। तो अगर हम औसत चाल याद करें तो औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा 0 से, इसमें बीच में गैप देखें तो कितना हो जाएगा 62.5 मीटर, अपॉन भाग कितने का लगेगा 5 का भाग लगेगा। यहाँ से अगर मैं देखूँ सिंप्लीफाई करूँ तो ये लगभग मान आएगा 12.5, ठीक है 12.5 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया किसका औसत चाल का मान हो गया, क्योंकि कुल दूरी कुल समय। फिर उसने बोला कि t बराबर 5 सेकंड पर तात्क्षणिक चाल के लिए हम जानते हैं कि यही जो चाल है सूत्र है वो क्या हो जाएगा, उसमें लिमिट लग जाएगी, और चाल बराबर हो जाएगा ds अपॉन dt। तो इसका मान कितना हो जाएगा 2.5 टी स्क्वायर का हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष, फिर हम उसमें समय का मान कितना रखेंगे t बराबर 5 सेकेंड। तो चलिए रख देते हैं, ये 2.5 इंटू 2 और t बच गया, और यहाँ पे कितना हो गया 5t, और t का मान कितना रखना है हमें 5 रखना है, यानी कि यहाँ से 5 इंटू 5 बराबर कितना हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन में देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि 1 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवर्त पर गति करते हुए एक कण 1 सेकंड में बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है, औसत वेग का परिमाण ज्ञात कीजिए। ए से बी तक आता है, ए से बी तक आता है, ठीक है। औसत वेग पूछा है, औसत वेग में हम जानते हैं हमें क्या चाहिए, कुल विस्थापन और बट्टा कुल समय, ठीक है। कुल विस्थापन यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो त्रिज्या कितनी है 1 है, और यहाँ से यहाँ तक की भी 1 है, तो टोटल विस्थापन कितना होगा 2 मीटर, और समय उसने बोला है कितने मिनट में, कितने 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगले सवाल में बढ़ते हैं। यदि एक कार कुल दूरी का 2/5 भाग v1 चाल से और 3/5 भाग v2 चाल से तय करती है तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल हम जानते हैं कि कुल दूरी, औसत चाल का सूत्र क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, और v एवरेज हो जाएगा। कुल दूरी हमने मान ली कि s है, और अब देखिए कुल समय ज्ञात करना पड़ेगा, तो पहले समय में t1 और दूसरा समय बोल दिया हमने t2 बोल दिया। t1 यानी कि पहले 2/5 भाग में 2/5 s का भाग, ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा v1 चाल से, प्लस कितना हो जाएगा दूसरी चाल यानी कि 3/5 भाग, यानी कि 3/5 भाग वो चल रहा है s का कितने वे चाल से, और v2 चाल से, तो इतना समय हमें मिल जाएगा। और ऊपर कितना है s है, s को मैं कॉमन लूँगा तो s से s क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5v1 v2, यहाँ से यहाँ भाग जाएगा तो कितना बचेगा 2v2, प्लस और इसका भाग देंगे तो कितना बचेगा 3v1, और ऊपर कितना बचा है 1, यानी कि सिंप्लीफाई करने से 5v1 v2 अपॉन कितना बचेगा 2v2 प्लस 3v1, यानी इतना आंसर हमें मिल जाएगा। क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, ये रहा ऑप्शन 4, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि कोटा से जयपुर तक की वायु मार्ग की दूरी 260 किलोमीटर है तथा सड़क मार्ग से 320 किलोमीटर है। एक बस जयपुर से कोटा तक की दूरी 8 घंटे में तय करती है, जबकि हवाई जहाज़ 15 मिनट में, तो ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति आवर। देखिए यहाँ पे ये जो सवाल है ये कह रहा है कि बस की औसत चाल, यानी कि पहले हमसे औसत चाल पूछ लिया, फिर औसत वेग पूछ लिया, फिर हवाई जहाज़ का हमसे क्या पूछ लिया औसत चाल, और फिर हवाई जहाज़ का क्या पूछ लिया औसत वेग। सिंपल करते हैं, ये कोटा है और ये जयपुर है, ठीक है, और कोटा और जयपुर से क्या है कि एक बस का रास्ता तो ये है इतना लंबा जो कि है 320 किलोमीटर, और डायरेक्ट फ्लाइट का रास्ता है जो कि कितना हो जाएगा 260 किलोमीटर, यानी कि शॉर्टेस्ट डायरेक्ट 260 किलोमीटर है। तो विस्थापन की अगर मैं बात करूं तो विस्थापन कितना हो जाएगा, यानी न्यूनतम दूरी तो यही है, फ्लाइट से ही जा सकते हैं, न्यूनतम हो जाएगा 260 किलोमीटर, ठीक है, और दूरी कितनी तय करेगा, वो दूरी है 320 किलोमीटर। अब देखिए ये है दोनों केसेस किसके लिए, बस के लिए, बस में दूरी इतनी है लेकिन बस का विस्थापन अभी भी कितना है 260 किलोमीटर है। हवाई जहाज के लिए विस्थापन कितना है,
हवाई जहाज विस्थापन यानी कि टोटल कितना उड़ेगा 260 किलोमीटर। लेकिन हवाई जहाज की दूरी भी कितनी होगी, हवाई जहाज किस रास्ते से चलेगा, हवाई रास्ते से चलेगा, उसकी दूरी भी कितनी हो जाएगी 260 किलोमीटर की हो जाएगी। ये हो गया हवाई जहाज के लिए। अब बस में समय कितना लग रहा है, वो कह रहा है 8 घंटे लग रहा है, हमें घंटों में समय चाहिए, तो 8 घंटे इसको समय लगेगा। और इसको कितना लगता है 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब हो गया कि 1/4 घंटे, है ना, इतना समय लग रहा है। अब चलिए जो सवाल से मैं पूछा गया वो आंसर याद करते हैं। पहला है बस की औसत चाल, तो पहला औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितने चलेगा 260, सॉरी कुल दूरी है 320 बटा समय कितना है 8, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति आवर। इसका क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा पूछ रहा है औसत वेग, औसत वेग में कुल विस्थापन आएगा, औसत वेग में कुल विस्थापन बटा कुल समय। बस के लिए विस्थापन कितना है, बस के लिए विस्थापन है 260 अपन कितना हो जाएगा 8, यानी कि समय भी अभी भी 8 घंटे लगेंगे उसको, क्योंकि विस्थापन उसका 260 ही है। तो इसमें अगर हम भाग देंगे तो ये मान आएगा 32.5 किलोमीटर प्रति आवर। तीसरा है हवाई जहाज के लिए औसत चाल, हवाई जहाज के लिए कुल दूरी बटा हवाई जहाज के लिए कुल समय। कुल दूरी कितनी है 260 अपॉन कुल समय कितना है 1/4, यानी कि इसका मान हो जाएगा 1040 किलोमीटर प्रति आवर। फिर फोर्थ कुल विस्थापन अभी भी विस्थापन कितना है और समय, यानी कि 260 अपॉन 1/4, अभी भी मान कितना आ जाएगा 140 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि हवाई जहाज के लिए जो दूरी है वही विस्थापन है, लेकिन बस के लिए विस्थापन अलग होगा और दूरी अलग अलग हो जाएगी, और समय हमें दोनों का दे रखा है। इस प्रकार हम क्या करते हैं चारों ऑप्शंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले का 40, दूसरे का 32.5, तीसरे का 1040, चौथे का भी कितना हो जाएगा 1040। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि एक कार 100 मीटर त्रिज्या वाले वर्ताकार ट्रैक पर एक समान गति से चलती है और प्रत्येक वर्ताकार चक्कर में 62.8 सेकंड का समय लेती है। प्रत्येक वर्ताकार चक्कर के लिए औसत वेग और औसत चाल क्रमशः है। ठीक है भाई, हमसे ये सवाल पूछ लिया गया है। अब सिंप्लीफाई करते हैं। 100 मीटर त्रिज्या वाले वर्ताकार ट्रैक पर चल रही है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या जो है वो है 100 मीटर, ठीक है। और एक चक्कर लगाने में, यानी कि अगर वो ए से स्टार्ट होती है वापस ए पर ही आने में उसे लगता है 62.8 सेकंड, ठीक है। हमसे पूछा गया क्या, पहला तो पूछा गया इसमें वर्ताकार चक्कर के लिए औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। विस्थापन इसका कितना है, टोटल ए से चलकर एक चक्कर में विस्थापन 0 हो गया, समय टोटल लग रहा है 62.8 सेकंड, यानी कि मान कितना आ गया 0 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा है कुल दूरी। तो देखिए कुल दूरी यहाँ से तय करने में इसको समय लगेगा। टोटल दूरी कितनी तय हो जाएगी एक चक्कर लगाने में 2πr अपॉन समय कितना है 62.8, यानी कि 2 इंटू 3.14 इंटू कितना हो जाएगा आर का मान है 100 अपॉन कितना हो जाएगा 62.8। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 6.28 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 62.8। यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे और इससे कैंसिल आउट होगा, अपॉन में बच जाएगा 10, यानी कि 0 से 0 कटेगा और इसका मान हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक कण सीधी रेखा ओ एक्स के अनुदिश गति करता है, किसी समय टी पर कण की ओ से दूरी एक्स दे रखी है हमें, ठीक है। कण को विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करनी होगी, ठीक है भाई, याद करते हैं। ओ एक्स के अनुदिश चल रहा है, यहाँ से ओ है और ये आगे तक बढ़ रहा है जो कि एक्स डिस्टेंस पर चलता है, ओ एक्स दूरी है ये। अब जब एक्स में चल रहा है तो इसके विस्थापन का समीकरण हमें दे रखा है, एक्स बराबर कितना है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। हमने माना कि हम यहाँ से देख रहे हैं और ये इसकी t बराबर 0 पर यहाँ से स्टार्ट होकर ये t बराबर अभी जो समय है वहाँ तक पहुँचा होगा, इतनी दूरी उसने क्या की है तय की है, और यही हमें मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो विराम अवस्था में आने से पहले उसकी कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए विराम अवस्था आने का मतलब है वेग कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर वेग कितना हो जाएगा 0। तो वेग याद करते हैं, हम जानते हैं कि v बराबर होता है dx अपॉन dt, और इसका मान कितना हो जाएगा -3t² प्लस 12, और इसका मान हमें कितना करना है 0, यानी कि -3t² बराबर -12, माइनस से माइनस 3 से कट गया 4, यानी t बराबर कितना हो जाएगा 2 सेकंड।
2 सेकंड में ये कण क्या हो जाएगा, विराम पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए t बराबर 0 पर इस कण की स्थिति यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, t बराबर 0 जब मैं रखूँ तो x का मान कितना आ रहा है, यहाँ 0 हो गया, ये 0 हो गया, x का मान आ गया 40 मीटर। ठीक है, और t बराबर 2 पर x का मान कितना है, ये हो गया 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस कितना हो जाएगा 2 की घात 3, यानी कि 40 प्लस 24 और माइनस कितना हो जाएगा 8, इसमें से माइनस करूँगा ये बचेगा 16, यानी कि ये हो जाएगा 56 मीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ ये 40 मीटर पे है और ये 56 मीटर पे है, टी बराबर 0 से टी बराबर 2 सेकंड, यानी इतनी ही दूरी पर वो चला है। हमसे पूछा क्या है, तय दूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना दूरी का मान 56 मीटर नहीं है, 56 मीटर अभी उसकी स्थिति है, और पहले 0 पर जब समय वो स्टार्ट किया था तब ऑलरेडी उसकी स्थिति 40 पे थी, यानी कि वो विस्थापन कितना तय करेगा, विस्थापन तय करेगा 56 मीटर माइनस 40 मीटर, यानी स्थिति में परिवर्तन। यह है S2, यानी कि ये हो जाएगा R2 माइनस क्या हो जाएगा R1। दो स्थितियों में परिवर्तन ही क्या होता है, विस्थापन, यानी कि 16 मीटर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक कार एक समान चाल और VU से XY तक जाती है और एक समान गति VT से X पर वापस आती है, इस चक्कर की औसत चाल होगी। ठीक है भाई, औसत चाल ज्ञात करते हैं। यहाँ O से लेकर ये चला है, X से लेकर Y तक चला है, और उस दौरान हमने माना कि टोटल दूरी S तय की है उसने, और वापस भी आएगा तो S दूरी ही तय करेगा। जाते टाइम इसका वेग था VU और आते टाइम इसकी चाल जो है ये है VD है। ठीक है, तो चलिए मान ज्ञात करते हैं। औसत चाल पूछा है हमसे, औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी। कुल दूरी देखिए S प्लस S अपन कुल समय, जाते टाइम हमने बोल दिया T1 है और आते टाइम समय कितना है T2 है, तो टोटल दूरी 2S हो गई। T1 समय यानी जाते में समय, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल हमें मान दे देगा, तो S अपॉन हो जाएगा VU प्लस आते टाइम समय दूरी बटा चाल VD। S को कॉमन लेके क्या कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो VU इंटू VD, इसका भाग देंगे तो VD बचेगा, प्लस इसका भाग देंगे तो VU बचेगा, अपॉन कितना बच गया 2, यानी यहाँ से सिंप्लीफाई होकर क्या मान बचेगा 2 VU VD अपॉन और VD प्लस कितना हो जाएगा VU। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए जहाँ तक जैसे जैसे हमें ऑप्शन दे रखे हैं वहाँ तक मैच हो जाए तो हमें वहीं रुक जाना है, तो आंसर हमारा ये आ गया 11 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समय t के सापेक्ष x अक्ष के अनुदिश एक कण की स्थिति हमें दे रखी है, जहाँ x मीटर में है और t सेकंड में है। जब ये x दिशा के साथ अधिकतम चाल प्राप्त करता है तो इस कण की स्थिति क्या होगी। ठीक है, अधिकतम चाल प्राप्त कर लेता है, यानी कि अधिकतम चाल प्राप्त कर ली इसने। अधिकतम चाल के मतलब कि अब चाल में बदलाव क्या हो गया, 0 हो गया, चाल में बदलाव। समझना इस बात को ध्यान से, चाल में अगर वो अधिकतम पहुंच गए तो चाल में बदलाव का मान कितना हो जाएगा, 0 होगा। चाल में बदलाव किससे आती है, त्वरण से आती है, यानी कि यहाँ पे त्वरण का मान क्या है, 0 है। ठीक है, त्वरण का मान 0 है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं किस समय पे त्वरण का मान 0 होगा। हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt, और a बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt, या फिर d2x अपॉन dt स्क्वायर, यानी कि x का 2 बार अवकलन करेंगे तब ये आएगा, वेग का 1 बार अवकलन करेंगे तब त्वरण मिलेगा, और ये हमें कब करना है, 0। तो वेग पहले ज्ञात कर लें, तो वेग ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा -3t स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 18t। इसका 1 बार और अवकलन करेंगे, तो इसका 1 बार और अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा -6t प्लस कितना हो जाएगा 18 बराबर कितना करना 0, यानी कि -6t बराबर कितना हो जाएगा -18, माइनस से माइनस 6 से कितने बार 3 बार, यानी t बराबर 3 सेकंड इसका क्या हो जाएगा आंसर। t बराबर 3 सेकंड पर इसकी चाल क्या होगी, अधिकतम होगी, यानी त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है प्राप्त करता है तो इस कण की स्थिति क्या होगी। अब t बराबर 3 सेकंड पे इसकी स्थिति हमसे पूछ ली गई है, तो x बराबर 9 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 इंटू 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27। ठीक है, और 81 माइनस 27 इसका वैल्यू हो जाएगी 54 मीटर। ठीक है, x का मान हमें मिल गया है, यानी कि उसकी स्थिति अभी कितनी होगी, 54 मीटर पर वहाँ पे वो क्या रहेगा जब उसकी अधिकतम चाल होगी तब वह 54 मीटर की स्थिति तय कर लेगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, सवाल को हल कर देते हैं।